नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और चलिए अब हम आपकी अगली प्रश्नावली लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड जो सिलेबस है गणित का, उसमें से हम 2 प्रश्नावली कंप्लीट करा चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें 2 प्रश्नावली और डाल चुका हूँ मैं, 13 और 14, ठीक है। 13 और 14 नंबर प्रश्नावली, वो दोनों प्रश्नावलियाँ आपकी 7-7 नंबर की हैं, ठीक है। 14 नंबर की प्रश्नावली आऊँगी वो, तो उन्हें अच्छे से देख लेना। और अभी जो पीछे मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, 2 प्रश्नावली, तो कुल मिला के अब तक 4 प्रश्नावली आप कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छे से समझिए, देखिए, उनके PDF भी उपलब्ध हैं। और बहुत ही जल्द मैं अब थोड़े बोर्ड की व्यवस्था करने वाला हूँ, लेकिन उस टाइम आपको PDF अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो सीधा लाइव जो चलेगा वही होगा, उसके लिए मैं PDF नहीं बनाऊँगा फिर। तो आपको क्या उचित लगता है? आपको इसी प्रकार से अगर नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है जिससे आपको PDF मिल सकें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसी इसकी डिमांड होगी वैसा हम काम करेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे बोर्ड पर बताइए, तो हम आगे से बोर्ड की वीडियो बनाना शुरू करेंगे। और आप चाहते हैं कि PDF भी आपको मिलते रहें और वीडियो भी आपके समझ में आती रहे इस प्रकार से, ठीक है, तो हम ये किस प्रकार कॉपी पर चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्नावली तीसरी है आव्यूह, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये प्रश्नावली भी आपकी 3 नंबर की है, ठीक है। 2 नंबर का एक सवाल है और 1 नंबर का एक सवाल है, तो 3 अंकों की प्रश्नावली होती है ये, ठीक है। अब इससे रिलेटिव प्रश्नावली जो है आपकी 3, 4, 5, ये तीनों प्रश्नावली से रिलेटिव ही हैं, ठीक है। तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ध्यान से समझना एक एक टॉपिक को अच्छे से। तो ये 3 नंबर की प्रश्नावली है, बता दिया। 2 प्रश्न आते हैं, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर के, कुल कितने? 3 नंबर के 2 प्रश्न। थोड़ी इस बार मैंने ये भी नोट कर दिया है कि जो आव्यूह है वो सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में किया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना, क्योंकि अभी मैंने जो CTET का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और वो मेरा पास हो चुका है एग्ज़ाम CTET का, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये जो पॉइंट हैं वो लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट उसमें आते हैं इस प्रकार से कि आव्यूह की खोज किसने की, बीजगणित को किसने शुरू किया, ऐसे करके। तो ये प्रश्न अच्छे से ध्यान रखा करो। सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में किया था, तथा आर्थर कैले, ठीक है, आर्थर कैले नाम के भी गणितज्ञ थे। इन्होंने 1858 में आव्यूह सिद्धांत, ठीक है, आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। तो आपसे कोई पूछता आव्यूह का किसने प्रयोग किया? आव्यूह का शब्द का प्रयोग तो किया था सिल्वेस्टर ने, और कोई कहता आव्यूह सिद्धांत का किसने विकास किया? तो आव्यूह सिद्धांत का किया आर्थर कैले ने, ठीक है। तो जो आर्थर कैले हैं उन्होंने आव्यूह सिद्धांत का किया है, और केवल आव्यूह शब्द का प्रयोग किया तो सिल्वेस्टर ने, जे सिल्वेस्टर, ठीक है। आगे हम थोड़ी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। आपको राशियां दी जाएं चाहे संख्याएं दी जाएं, तो राशियों या संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार विन्यास में, ठीक है, पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा, चाहे तो ये छोटा कोष्ठक लगा हो, चाहे ये बड़ा कोष्ठक या डबल इस प्रकार से लगे हो, इनके बीच में, ठीक है, लिखा जाता है, जिसे आव्यूह कहते हैं। वही संख्याएं हों चाहे राशियां, राशियों या संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार, या तो आयत का आकार बन रहा होगा या वर्ग के आकार का, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों, वर्गाकार विन्यास में पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा, छोटे कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है, ऑब्लिक लगे हुए हैं ये, फिर इस प्रकार का कोष्ठक भी होता है, 2 लाइन होती हैं, इनमें लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा उनके अवयव यानी तत्व जो उसके अंदर आते हैं उनको छोटे अक्षरों से प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया है बड़े वर्णमाला से, तो कैपिटल A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, तो ये किसके अंदर रखा था? बड़े ब्रैकेट के। अब अगर हम बात करें कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार से जो होती है पंक्तियां होती हैं। तो पहली पंक्ति यानी ये आ रहा है 1 1 1, तो पहली पंक्ति चल रही है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फर्स्ट वाला नंबर देखिए, तो ये दूसरी पंक्ति है, फिर 3 3 3, तो ये तीसरी पंक्ति है। अब जो इसके बाद सेकंड नंबर आता है वो होता है उसके कॉलम का, ठीक है। फर्स्ट तो होता है स्तंभ का, पंक्ति का, और सेकंड किसका होता है?
स्तंभ का। तो फर्स्ट नंबर इसमें लिखा है वो पंक्ति को प्रदर्शित करेगा और दूसरा नंबर करेगा स्तंभ को। इसका मतलब है ये जो अवयव है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये जो अवयव है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये अवयव है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ठीक है, ये इनकी स्थिति को निर्धारित करता है इसका नंबर। यहाँ बात करें तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब अपनी भाषा में हम थोड़ा एक सरल प्रकार से क्या बोलते हैं उसको आप समझ सकें तो अच्छा है। हम इस प्रकार पढ़ेंगे पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? समझ में आ रही है ना? दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 2 1 हो गया, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 2 हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 2 3 हो गया। तो ये सरल लग रहा है ना भाई? हम इसको ऐसे क्यों दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ऐसे क्यों करेंगे? हम कहें दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है ये। ठीक है, हालांकि स्तंभ की संख्या दिखा रहा है कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब 3 1 लिखा है तो तीसरी पंक्ति का फिर दूसरा क्या है पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। और अंदर जो तत्व में देखो स्मॉल में है, ई में है, और बाहर क्या है कैपिटल। बराबर लगाया छोटे कोष्टक के अंदर इस प्रकार से रख दो, या फिर ये 2 लाइन खींच के। तो ये तो है आव्यूह किस प्रकार से हम राशियों या संख्याओं को रखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब आता है इसके बाद आव्यूह का क्रम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी क्रम या कोटि बोलें तो क्या क्रम होता है ध्यान देंगे। यदि किसी आव्यूह में स्मॉल m पंक्तियां तथा स्मॉल n स्तंभ हैं तो आव्यूह का क्रम m/n होगा। कितना होगा? m गुणा स्मॉल m तो क्या है पंक्तियां हैं, n क्या है स्तंभ। जैसे आव्यूह लिया a बराबर a11 12 13 एंड सो ऑन an। ठीक है, फिर 21 22 23 एंड सो ऑन 2n। यहाँ बीच में हमने एंड सो ऑन कर दिया है। फिर हम लेंगे तो देखो ये पहली पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति इस प्रकार से कौन सी आ जाएगी m भी पंक्ति। तो m पंक्ति का पहला अवयव, m पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, लास्ट में n अवयव। तो लास्ट वाले अवयव की जो स्थिति होगी वही होता है उसका क्रम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इस m इंटू n का जो गुणनफल होता है वो निर्धारित करता है आव्यूह में अवयवों की संख्या को। किसी क्रम के गुणनफल का मान जो होता है वो आव्यूह में कितने अवयव उपस्थित हैं उस चीज़ को निर्धारण करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, नोट करके मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना कि जो क्रम का गुणनफल होगा उसका गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आव्यूह में उपस्थित एलिमेंट यानी अवयव के बराबर होता है। जहाँ a11 a12 एंड सो ऑन amn 11 12 ये सब amn तक क्या है आव्यूह के अवयव हैं। तो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब है आव्यूह का संक्षेप रूप। भाई जरूरी थोड़ी है यहाँ तक a11 से लेके amn तक लिखें। मान लो किसी में 100 अवयव आ गए, ठीक है, ध्यान देना, तो 10 × 10 तो पूरा नहीं लिखेंगे। तो कह रहा है कि आव्यूह का संक्षेप रूप क्या होता है, तो आप संक्षिप्त रूप देखिए। यदि किसी आव्यूह कैपिटल A में स्मॉल m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैपिटल A इक्वल टू aij, यहाँ पर ये i j है ना, स्मॉल i j, और इसका कोटि कितनी है m/n। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ i का मान 1 2 3 से कहाँ तक चलेगा m तक, क्योंकि i किसको रिप्रेजेंट करता है पंक्ति को, j किसको करता है स्तंभ को। तो j का मान कहाँ तक चलेगा n तक, और i का मान कहाँ तक चलेगा m तक। ठीक है, स्टार्टिंग आप 1 से कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा शॉर्ट रूप, जहाँ aij i पंक्ति तथा j में स्तंभ में आने वाले अवयव को दर्शाता है, या कह सकते हैं i पंक्ति का jवां अवयव है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और ये प्रश्न इस प्रकार का लगभग आता ही है 100% मान के चलो आप। एक 2/3 का एक आव्यूह a इक्वल टू aij बनाइए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। जो अवयव aij है वो किस प्रकार से है, i - 3j का होल स्क्वायर बट्टा 3 इस प्रकार से है। तो कितने का 2/3 का, यानी 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 3 क्या होना चाहिए स्तंभ।
तभी तो क्रम हो गया 2/3। भाई m पंक्तियां यानी स्तंभ, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ जब होंगे ऐसा आप भी बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमको ऑर्डर दिया होगा, जो क्रम दिया होगा, उस क्रम का आप भी मान लेंगे। तो किस प्रकार से मानेंगे, देखिए कैपिटल ए कह रहा है 2 पंक्तियां, तो पहली पंक्ति 1 से स्टार्ट करेंगे। अब ये समझो अवयव कितने हैं पहली पंक्ति में 3, ये स्तंभ समझो, समझो पहली पंक्ति में कितने अवयव होंगे 3, दूसरी में कितने होंगे 3, तभी 2/3 बनेगा। तो पहली पंक्ति का पहला A11 A12 A13 आगे जाना नहीं है, फिर दूसरी पंक्ति पर A21 A22 A23। तो इस प्रकार से आपने ये बना लिया 2/3 का अवयव, ठीक है, क्लियर। अब चूंकि आपको दिया है कि aij बराबर जो है वो i माइनस 3j का होल स्क्वायर बट्टा 3, इसलिए a11 का मान क्या होगा, तो a11 का मतलब i का मान भी 1 लगेगा, j का मान भी 1 लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे i का मान जब 1 है तो i के स्थान पर 1 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुणा, फिर j का मान भी कितना 1, तो गुणा 1 कर दिया, होल स्क्वायर बट्टा कितना 3, बराबर आप देखेंगे तो 1 और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, तो 1 माइनस 3 बट्टे, ठीक है। अब 1 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 बट्टे 3। अब कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं सर पहले 3 माइनस के थे तो 3 घटा देते, तो इस बात को ध्यान रखना। पहले हम किस नियम से चलते हैं, सरलीकरण में आपको ध्यान होना चाहिए, पहले तो देखते हैं कहीं भाग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं गुणा तो नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद माइनस, यानी इस प्रकार से यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और इस तरफ के लिए आते हैं तीर का चिन्ह, ठीक है। तो कहीं भाग हो नहीं रहा था, पहले गुणा हो रहा तो गुणा कर लिया पहले, फिर उसके बाद जोड़ नहीं हो रहा तो घटाया तो घटा दिया, ठीक है। तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इसे कहते हैं डी मास रूल। क्या कहते हैं, डी मास, DMAS, डिवाइजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए अगले में आ जाए 1 2, तो 1 2 का मतलब i का मान 1 j का मान 2, तो i का मान 1 माइनस 3 इंटू 2 बट्टा 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो 3 का 2 से 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर बट्टा 3, यानी माइनस के 5 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 बट्टे 3। फिर ऐसे A13 का मान तो 1 माइनस 3 गुणा 3 का होल स्क्वायर बट्टे 3, तो 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर बट्टा 3, तो ये 8 बचेंगे माइनस के, 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 3। ऐसे 21 का निकालें तो अब i का मान कितना 2, j का मान कितना 1, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो 2 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा बट्टा 3। A22 का मान निकालो, 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 का 2 से 6, तो 2 में 6 जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 3। 2 3 का मान निकालें A23 का, तो 2 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 माइनस 9 कितने 7, 7 का स्क्वायर 49 बट्टे 3। और ये जैसे ही अवयव आपने सारे ज्ञात कर लिए, तो जो आपने माना था a बराबर, तो लिख दो आता है a बराबर A11 का मान, A12 A13 A21 A22 और A23, ये आपका आंसर। तो बहुत ही सरल सा 2 नंबर का प्रश्न समझ लो, इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। तो देखो कोई अगर हेडिंग इसमें छूट गई हो प्रकार में तो वो आप अपनी बुक से नोट कर लेना, लेकिन कोशिश हमने की है कि सभी प्रकार के इसमें आव्यूह हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पंक्ति आव्यूह, जिसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो नाम से ही आप समझ जाओ कि पंक्ति है, इसका मतलब उसमें केवल एक पंक्ति होगी। स्तंभ आव्यूह की बात करें तो उसमें केवल एक स्तंभ होगा, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति एक होगी लेकिन स्तंभ एक नहीं होगा, स्तंभ एक से अधिक होगा। तो जैसे एग्जांपल 1 2, तो एक पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 4 5 6, तो एक पंक्ति और 4 स्तंभ, यानी 4 अवयव, ठीक है। ऐसे A11 A12 और सोन A1n, तो 1 गुणा n, ठीक है। तो n स्तंभ हो सकते हैं, पंक्ति कितनी होगी 1। सेकेंड टाइप है स्तंभ आव्यूह, उसका उल्टा कर दो। अभी पंक्ति आव्यूह में आपने क्या लिखा, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। अब स्तंभ आव्यूह तो आप उसमें कह सकते हो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में स्तंभ कितना 1, तो यहाँ देखो काउंटिंग 1 चल रही है, ये स्तंभ की संख्या 1 है और लास्ट में स्तंभ की संख्या कितनी है 1, ठीक है। यहाँ 2 पंक्तियाँ, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितनी है m पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद होता है शून्य या रिक्त आव्यूह। तो ये शून्य, इसका मतलब 0,
रिक्त, इसका मतलब खाली। तो या तो यह लिख सकते हो वह आप भी इसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, या वह आप भी इसमें कोई अवयव ना हो, ठीक है। तो वह आप भी जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य या रिक्त आप भी कहते हैं। या इसके स्थान पर यह भी आप लिख सकते हो है आप भी इसमें कोई अवयव नहीं होता, ठीक है। जैसे 0 ले लिया, 0 0 0, ये सब क्या है, शून्य आव्यूह है। और शून्य आव्यूह को ओ से प्रकट करते ही ध्यान रखना, किससे, ये ओ से, 0 से नहीं, ओ से। अगला है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग का मतलब समझते हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं, सॉरी जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। इसका मतलब चारों भुजाएं समान कब होंगी, जब पंक्ति और स्तंभ कैसे आप समान। तो है आप भी जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो, समान, उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसे, तो जैसे में आप देख लो, पहली पंक्ति 1 2, दूसरी पंक्ति 3 4, 2/2। यहाँ देखो 3/3, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ में 3/3 आदि, ठीक है। विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है भाई, तो थोड़ा देखना, ये जो आपको में दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये बन रहा है मुख्य विकर्ण। तो इसमें कितने अवयव, 1 2, बाकी अब क्या ऊपर नीचे शून्य। इसमें देखो 3/3 में तो ये बन रहा है, इसे ही कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके अलावा सभी क्या होंगे, शून्य। अब देखो, जिस प्रकार से मुख्य विकर्ण होता है उसी प्रकार से होता है आदेश, और उसी प्रकार से होता है तत्समक यानी इकाई आव्यूह। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसानी समझेंगे। मुख्य विकर्ण में विकर्ण के अवयव कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन बाकी अवयव क्या होंगे, शून्य। लेकिन विकर्ण के जो अवयव होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग। मुख्य विकर्ण में यानी विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण के अवयव होंगे अलग अलग। यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ 1 2 3। यही बात अगर अदिश में आ जाती है तो अदिश का मतलब है ये जो अवयव है वो समान होंगे। कैसे होंगे, तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष अवयव क्या होंगे, शून्य। तो समान का मतलब 1 1 2 2 2, समझ में आ रही बात। तो ये अवयव कैसे आपस में समान हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह। क्या कहलाएगा। अब इकाई आव्यूह के नाम से अपरिचित ही हो गए। फिर इकाई तत्समक आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी 1 हों तथा शेष अवयव क्या हों, शून्य, उसे क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रकट करते हैं। देखिए, मुख्य विकर्ण में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, 1 1। तो बोलो बात समझ में आई। दोबारा समझ लीजिए, जो विकर्ण आव्यूह होगा उसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होंगे, उसके अलावा सभी क्या होंगे, शून्य, ठीक है। और मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग भी होंगे, ठीक है, विकर्ण आव्यूह में। लेकिन यही बात अगर आदेश में आ जाती है तो आदेश में क्या होगा, आदेश भी आपका विकर्ण आव्यूह है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण के अवयव वो समान होंगे, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अवयव कैसे होंगे, समान। लेकिन अगर अवयव 1 1 होते हैं, इकाई होते हैं, तो वे कहलाता है इकाई आव्यूह। तीनों ही एक आधारित हो गए ना, थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद आता था ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर का मतलब ये भी संबंध आपका मुख्य विकर्ण से ही है, विकर्ण आव्यूह से। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, अब ऊपर की बात करिए ना, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, ऊपर की बात चल रही है, अवयव नीचे के कौन से होंगे, शून्य, उसे क्या कहते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। तो आप थोड़ा देखेंगे कि ये तो बन रहा था मुख्य विकर्ण, यही तो है, और इसके नीचे के अवयव कैसे हो गए, शून्य। तो अवयव जो हैं वो कौन से बने हैं, तो उनको घेर के हम बनाते हैं त्रिभुज, बन जाता है इस प्रकार से। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये बन गया ऊपरी त्रिभुज। कैसे बन गया, मतलब उन अवयवों को लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे जो शून्य ना हो। तो शून्य का आगे नीचे के, तो ऊपर क्या बनेगा, त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार यहां बात करते हो, देखो ये तो रहा मुख्य विकर्ण, ध्यान से देखना, ये है आपका मुख्य विकर्ण, और इन अवयवों को लेकर जो शून्य नहीं है तो एक आपका त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है ऊपरी त्रिभुज, ठीक है। ऐसी निम्न की बात करें तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। इसमें कैसे थे, नीचे के, इसमें कैसे हो जाएंगे, ऊपर के अवयव शून्य, तो उसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए
जैसे ये आपका मुख्य विकर्ण है, ठीक है, ये तो मुख्य विकर्ण है, तो ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ऐसे यहां देखो मुख्य विकर्ण, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है मेरी, ये देखो, तो ये निम्न त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ रही बात। तो मुख्य विकर्ण के जब नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे तो वो ऊपरी त्रिभुज बनेगा, और जब ऊपर के अवयव शून्य होंगे मुख्य विकर्ण के तो निम्न त्रिभुज बनेगा। अब कह रहा है समान आव्यूह क्या होता है भाई, या इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, तो दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन तथा बी बराबर बी आई जे पी इंटू क्यू समान होंगे यदि दोनों आव्यूह का क्रम समान हो, अर्थात m इंटू एन बराबर p इंटू क्यू, जहाँ m बराबर p और n बराबर q, दोनों आव्यूह के संगत अवयव कैसे हो, समान हो, अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे। तब आप क्या कर सकते हो, अतः लिख सकते हो a बराबर किसके है, b के, ठीक है। ये दोनों पॉइंट संतुष्ट होंगे तब। तो इतने तो थे आपके आव्यूह के प्रकार, ठीक है, उसकी परिभाषा, और आप भी हम किस प्रकार से बनाएंगे अगर आपको उसका अवयव दिया गया हो तो ये एक बार दोबारा से आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए पहला ही प्रश्न है जो हमने आपको एग्जाम्पल कराया था कि किस प्रकार से अवयव दिए हों, कैसे आप उनका लिखोगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आव्यूह ए बराबर दी रखा है 2 गुणा 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या क्या होगी। बताया था मैंने, यहाँ लिख दिया, ठीक है, वहाँ नहीं लिखा था। m गुणा n क्रम वाले आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है, यानी उनके गुणनफल के बराबर होती है। तो इसलिए 2 इंटू 4 क्रम वाले आव्यूह में संख्या कितनी है, 2 इंटू 4 बराबर 8। क्लियर। 4/4 का इकाई आव्यूह लिखो भाई, 4/4 का 4 पंक्ति 4 स्तंभ, कहाँ दिक्कत है, इकाई आव्यूह एक वो है मुख्य विकर्ण का, ठीक है। तीसरा कह रहा है k प्लस 4 माइनस 1, पहली पंक्ति होगी, 3 k माइनस 6 बराबर है a माइनस 1 3 माइनस 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब बराबर की बात कह दी तो आपको दिखाई देना चाहिए कि एक तो इनका क्रम बराबर होना चाहिए और संगत अवयव हम कैसे कर देंगे, समान, तो हमें जो भी मान पूछे वो ज्ञात हो जाएंगे। देखिए दिया है आपको, तो जो चीज दे रखी थी उसका क्रम लिख लो, 2/2 बराबर 2/2, तो दोनों का क्रम 2/2 भाई, क्रम बराबर है, इसका मतलब क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना। अब संगत अवयव आप देख सकते हो, जैसे देखो यह पहली पंक्ति का दूसरा कितना -1, यहाँ पहली पंक्ति दूसरा कितना -1, दूसरी पंक्ति का पहला कितना 3, यहाँ कितना है 3, तो इससे ही आप समझ जाओगे आप भी कैसे हैं, समान। अब जो बच गए शेष उनका मान निकाल ले, तो k प्लस 4 बराबर कितना है 1, तो लिख दिया k प्लस 4 बराबर है समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लो, k माइनस 6 बराबर कितना -4, तो k माइनस 6 बराबर -4, 6 का बक्सांतर कर दो, k का मान 2 और k का मान समीकरण 1 में लगा दो, तो किसका मान आ गया, a का, कितना आया 6। बोलो कहाँ दिक्कत है, k के स्थान पर 2 लगा दिया भाई, a बराबर दे रखा था ना k प्लस 4, k का मान 2 निकाल लिया, यहाँ लगा दिया, k का मान 2, 2 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 4 कितने 6। तो इस प्रकार के सवाल और भी होंगे इसमें। देखो 1 नंबर सवाल आ जाता है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे, अवयव कितने हैं 6, तो 6 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, 2 के रूप में, तो 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, एक तो ये क्रम बन गया 1 इंटू 6, इसका मतलब 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 पंक्ति 6 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ और 3 पंक्ति 2 स्तंभ, सब क्रम कैसे हैं, अलग अलग है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। भाई गुणा करता हूँ, गुणनफल 6 आ जाए और अलग क्रम लिख लो। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बढ़िया सवाल है। 2/2 क्रम का आव्यूह बराबर ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव ए आई जे बराबर 2i माइनस जे बट्टा 3i प्लस जे, ए आई जे बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टा 3i और ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j। तो सबसे पहले क्या बताया था एग्जाम्पल में, 2/2 क्रम का आव्यूह पूछा है ना, तो लिख लो a बराबर 2/2 का a11 a12 a21 a22। चूंकि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया ए आई जे का मान 2i माइनस जे बट्टा 3i प्लस जे, तो इसलिए a11 का, तो उसका मतलब समझ जाओ आप, i का मान भी 1 और j का मान भी 1, तो यहाँ लगाओ 2 इंटू 1 माइनस जे का मान 1 बट्टा 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 2 माइनस 1 बट्टा 3 प्लस 1, तो 1 बट्टा 4। 1 2 का मान निकालें तो i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 बट्टा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 में से 2
0/5, तो अंश 0 होता है तो सब क्या हो जाता है 0। फिर ऐसे 2 1 का मान निकालें, 2 × 2 - 1 बट्टा 3 × 2 + 1, तो 4 - 1 बट्टा 6 + 1 बराबर 3/7। A22 का मान निकाल लो, I का मान भी 2 है, J का मान भी 2 है, 2 × 2 - 2, भाई 2 × I का मान 2 माइनस J का मान 2 बट्टा 3 × 2 I का मान प्लस J का मान 2, तो 4 - 2/6 और 2 8, 2/4 का 8 का मतलब 1/4। और लास्ट में A11 का मान 1/4 आया, 12 का मान 0, 21 का मान 3/7 और 22 का मान 1/4। तो बोलो समझ में आ रही बात। एक पार्ट और करा दिया इसका मैंने आपको, दूसरा 2/2 क्रम का आप भी तो फिर लिख लेंगे ये बराबर वही चीज़, ठीक है। चूंकि अब इसमें दे रखा I + 2J का होल स्क्वायर बट्टा 3I, तो A11 का मान निकालेंगे, तो I का मान 1, J का मान 1, तो I का मान 1, तो 1 + 2 × 1 कितना हो गया 2 1 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टा 3 तो बराबर कितना 3। 12 का मान तो I + 2 × 2 तो 4 और 1 कितना 5 का स्क्वायर 25/3। फिर 21 का मान निकालेंगे, 2 + 2 × 1, समझ में आ रही बात। तो 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16/6 बराबर 8/3। A22 का मान निकालो, 2 + 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/6 तो बराबर 6, अतः लिख दो। इसी प्रकार तीसरा आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 2y 3 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात करें, जिसका अवयव AIJ बराबर 1/2 2y - 3j निरपेक्ष मान मापांक दे रखा है, ठीक है। मोड ध्यान रखना, ये कोष्टक नहीं है बड़ा, ये मापांक है। इसका मतलब आपको बताया था कि अंदर जो भी संख्याएं माइनस की आई उन्हें हम कैसा लिखेंगे प्लस का लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। तो 2y 3 का आप भी मानना है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ में 2 पंक्तियां लेनी है, उनमें 3 अवयव लेने हैं, ठीक है। कितनी पंक्तियां लेनी है 2 अवयव, कहाँ तक जाएंगे 3 तक। तो पहली पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा। बोलो अब आप भी मान लिया करोगे ना, आपसे किसी भी क्रम का आप भी पूछा जाए तो पहला कह रहा है पंक्ति है, तो पंक्ति कितनी है 2 और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे 3, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है AIJ बराबर 1/2 2y - 3j, तो A11 का मतलब हो गया 1/2 2 × 1 - 3 × 1, ठीक है। तो 1/2 2 - 3, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 और माइनस 1 कैसा आएगा प्लस का, तो 1/2। A12 की बात करते हैं तो 1/2 2 × 1 माइनस के 3 × 2, तो 2 में से कितने जाएंगे 3 दूनी 6, तो 4/2 बराबर 2। फिर A13 का तो 2 × 1 माइनस 3 × 3, भाई I का मान 1 है, J का मान 3 है, तो 2 माइनस के 9 बराबर 7/2। फिर 21 का मान 2 × 2 माइनस 3 × 1, तो 4 में से 3 जाएगा 1/2। फिर A22 का मान तो 2 × 2 माइनस 3 × 2 बराबर 1/2 और 4 माइनस 6, तो 4 में से जाएंगे माइनस के 2 तो बचेंगे प्लस के 2, क्योंकि मापांक है 2/2 बराबर 1, ठीक है। फिर 23 का मान तो 2 × 2 माइनस 3 × 2 बराबर 1/2 और 4 माइनस 9, तो 4 में से 9 जाएंगे माइनस के 5 और वो प्लस के हो जाएंगे 5/2। अतः ये बराबर 1/2 2 7/2 1/2 1 और 5/2। तो उम्मीद है सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए। यदि A + B और फिर 2 दे रखा है 7, AB है -3 4 बराबर है 6 2 7 8 3 -3 4 तो हो, ठीक है। तो AB का मान ज्ञात करें। भाई जो आपको दिया है उसको हमने लिख लिया और क्रम आपको दिखाई दे रहा है 3y2, इसे भी कितना 3y2, दोनों क्रम समान है, तो दिए गए आप भी समान हैं, संगत अवयव क्या कर दो तुलना। पहले A + B बराबर कितना 6 कि 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, 4 4 के बराबर, -3 -3 के बराबर है, तो क्या बचे 2 ऑप्शन, तो A + B बराबर कितना 6। फिर A × B बराबर 8। अब देखो इन दो समीकरणों को हल करने का अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है, कहने का मतलब दूसरे तरीके हैं इसके, ठीक है, तो ये मत समझना कि इस तरीके से नहीं हो सकता। भाई हमने एक अपने हिसाब से बता रखा है, अगर ये आपको तरीका अच्छा लगता है इससे कर लो, नहीं तो अन्य तरीके भी इसको हल करने के हैं, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है भाई, समीकरण 1 से हमने क्या किया A का मान निकाला, तो आप भी जानते हो B का पक्षांतर करें तो A बराबर हो जाएगा 6 - B, और इस A के मान को समीकरण 2 में उठा के रख दिया है, तो समीकरण 1 से A बराबर 6 - B समीकरण 2 में रखने पर तो A के स्थान पर रख दिया 6 - B × B बराबर 8, B का गुणा कर दो 6B - B² बराबर 8। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे इन दोनों पदों को पहले धर ले गए, तो B² धल्ला कैसा हो गया प्लस का, 6B कैसा हो गया माइनस का,
तो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस के 8 पहले से ही थे तो बराबर 0, ये चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। तो अब 8 के खंड करने 6 के बराबर, वो जोड़ने पर तो सिंपल सा 4 दूनी 8 होते हैं भाई। 8 को लिख सकते हैं 4 और ये 2, 4 का 2 से करेंगे तो कितने 8, ठीक है, गुणा करने हैं। और 4 को अगर 2 में जोड़ देते कितना हो जाता है 6, सीधी सी बात है। और अगर ये तरीका लागू नहीं होता तो हम सीधा सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 के स्थान पर 4 + 2 लिख दिया। अब b का गुणा कर दो तो माइनस के 4b माइनस के 2b, अब 4 पद बन गए, 2 2 से कॉमन ले लो, पहले 2 से आ रहा है b कॉमन तो b - 4, माइनस के 2 कॉमन तो b - 4, तो b - 4 b - 2 इसके गुणनखंड बन गए। पहले b - 2 बराबर 0, b का मान 2 हो गया, फिर b - 4 बराबर 0, b का मान 4 हो गया। अब समीकरण 1 में b बराबर पहले क्या रखें 2, तो समीकरण 1 आपका लिखा था a + b बराबर 6, क्या लिखा था a + b बराबर कितना था 6, तो b का मान 2 रखेंगे और 2 का पक्षांतर करें, a का मान कितना आएगा 4, और अगर b का मान 4 रखें a का मान कितना आएगा 2। अतः a बराबर अगर 4 लेते हैं तो b बराबर 2 और a बराबर 2 लेते हैं तो b बराबर 4, ठीक है। 8वां सवाल है इसी प्रकार से 2x 3x + y - x + z 3y - 2p बराबर 4 5 -4 -3 हो तो x y z और p के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है, तो क्रम आप देख सकते हो 2/2, इसका भी 2/2, संगत अवयव में तुलना कर दो, 2x बराबर 4 तो x का मान कितना आ गया, सिंपल सा समझ में आ रहा है ना, 2x बराबर x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। दूसरा अवयव देखेंगे 3x + y बराबर कितना 5, तो 3x + y बराबर 5, x का मान 2 लगा दो, 3 दूनी 6 और 6 का पक्षांतर कर दो, 5 - 6 y का मान कितना -1। इसके बाद आप देख सकते हो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -x + z, तो माइनस ये z 2 नहीं, ठीक है, -x + के z बराबर है -4, तो आ जाओ यहाँ पर -x + z बराबर -4, x का मान -2 है, -2 का पक्षांतर कर दो प्लस के 2 है, z बराबर कितना -2, तो x y z के मान तो आ गई है। अब हमें निकालना है p का मान, तो p के मान की लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास 3y - के 2p बराबर का -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 3y - 2p बराबर -3 और y का मान ये लिखा है -1, तो 3 × -1 -3 और -3 को पक्षांतर करें प्लस के 3, तो p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2, p बराबर 0, ठीक है। इसी श्रृंखला में अगला सवाल और देखिए a b व c के किन मानों के लिए दिए गए आव्यूह तथा भी समान आव्यूह हैं, जहां a का मान a और b का मान, भाई कह रहा है समान आव्यूह किन मानों के लिए, तो हम क्या करेंगे उठा के दिया है a बराबर b, दिया ही तो है, कह रहे समान आव्यूह है, ये a का मान ये b का मान, क्रम समान है, संगत अवयव में तुलना कर दो। तो संगत अवयव में देखिए सीधा देखिए, ये देखो पहली दूसरा अवयव, यहाँ ही पहली पंक्ति है, दूसरा अवयव कितना आ रहा है, तो c बराबर 3 है, यहाँ से उठा लो 2c बराबर 6, तो c बराबर कितना 3, समझ में आ रही बात। फिर हम लेंगे दूसरी पंक्ति का पहला 12c बराबर 6b, तो 12c बराबर 6b, c का मान 3 है तो 12 36 और 6 का भाग लगाओ तो b का मान कितना 6। अब जब b का मान हमसे आ गया तो हमें किसका चाहिए, a का चाहिए, तो सबसे फर्स्ट ले लो a - 2 बराबर b, b का मान 6, ठीक है, 6 + 2 बराबर 8, तो a का मान 8, b का मान 6 और c का मान 3, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। आगे हम बात करेंगे आव्यूह के गुणधर्म की, तो ये टॉपिक अगली वीडियो में चालू करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और जो कोई भी बात समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिस बात को मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं तभी दे पाऊंगा जब भाई मैं नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, और नोट्स से ही वीडियो बनाऊंगा। मैं अगर वीडियो बोर्ड पर बनाऊंगा तो फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कराने में दिक्कत होगी, क्योंकि डबल काम नहीं कर पाऊंगा मैं। अभी तो क्या है, मैं एक बार नोट्स लिखता हूँ, ठीक है, और शूट कर देता हूँ, और उस टाइम में केवल फिर आपको बोर्ड पे समझाया करूँगा, उसमें टाइम लगा करेगा समझाने में, और उसमें क्वेश्चन भी कम होंगे। तो जैसा भी आप लोगों को उचित लगता है वैसा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से अगर ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी। भाई ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए हुए हैं एकदम, ठीक है, और बहुत ही यूनिक परिभाषाएं अपने हिसाब से लिखी हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी।
तो अच्छे से आप वीडियो को देखिए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उन्हें किताब से आप लगाते रहिए। इसी प्रकार से हमें अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए करेंगे। जो भी आपको चीज़ को समझ में नहीं आती है तो बता दिया जा करो, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है भाई। वीडियो अगर आप देख रहे हो और अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक भी कर दिया करो और कमेंट में भी लिख दिया करो, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।